स्वागत है दोस्तों आपका आपके इस YouTube चैनल स्टडी विथ मनीष में। दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने भारत की अवस्थिति तथा विस्तार, भारत के द्वीप समूह तथा भारत में केंद्र शासित प्रदेशों पर चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे भारत की संरचना तथा उच्चावच के बारे में, है ना। इसको अंग्रेजी में बोले तो स्ट्रक्चर एंड रिलीफ ऑफ इंडिया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर एंड रिलीफ ऑफ इंडिया। तो आज हम लोग भारत की संरचना तथा उच्चावच पर बात करने वाले हैं। एक चीज समझिए, हम लोग जो क्लास में पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं जियोग्राफी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जियोग्राफी। जियोग्राफी मतलब भूगोल। भूगोल आप लोग पढ़ रहे हैं। अगर जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में दो शब्द हैं, ध्यान से समझिएगा। एक शब्द है जियोग्राफी में जियो और दूसरा शब्द है ग्राफी। तो जियो का अर्थ आप देखेंगे क्या होता है, तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ। जियो का क्या मतलब होता है? तो जियो का अर्थ होता है क्या? अर्थ, अर्थात इसी को हिंदी में कह लीजिए क्या, तो पृथ्वी। जियो मतलब पृथ्वी। ग्राफी का मतलब क्या होता है? ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना, डिस्क्रिप्शन करना। बोलेंगे डिस्क्रिप्शन और हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्णन। अर्थात ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है भैया? तो ज्योग्राफी कहलाता है। अगर कभी आपसे एग्जाम में सवाल पूछ दे कि हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो नाम होगा क्या? उनका नाम है इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज ज्योग्राफी के क्या हैं? पिता कहलाते हैं। एक बात याद रखिएगा। अच्छा, एक शब्द आप लोग और पढ़ते होंगे जिसका नाम है जियोलॉजी। जियोलॉजी, इसका क्या अर्थ होता है? जियोलॉजी। तो जियोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? जियोलॉजी को हिंदी में भूगर्भ शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसको हिंदी में भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। तो जियोग्राफी और जियोलॉजी में अंतर क्या है? जियोग्राफी और जियोलॉजी में अंतर क्या है? तो एक चीज याद रखिएगा, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और लॉजी का मतलब होता है वर्णन, अध्ययन करना। तो इसमें भी पृथ्वी का अध्ययन करना है, इसमें भी पृथ्वी का अध्ययन करना है। लेकिन जियोलॉजी में याद रखिएगा, हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है बच्चों, याद रखिएगा। पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है किसमें? तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है जियोलॉजी में। और जियोग्राफी में अध्ययन किया जाता है किसका? पूरी पृथ्वी का। पूरी पृथ्वी का अध्ययन, तो पूरी पृथ्वी का अध्ययन कहलाएगा जियोग्राफी। और पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाएगा जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र। क्लियर हो गया इतना? भूगर्भ शास्त्र पृथ्वी के आंतरिक। और क्या पृथ्वी के सेंटर तक? भाई पृथ्वी के आंतरिक संरचना मतलब पृथ्वी के अंदर की चीजें, और पृथ्वी के अंदर की चीजें मतलब कहां तक पृथ्वी का। तो याद रखिएगा, ये जो अध्ययन किया जाता है पृथ्वी का, तो ऊपर से आरंभ करके पृथ्वी के सरफेस से आरंभ करके पृथ्वी के अंदर 12 किलोमीटर तक अगर आप अध्ययन करेंगे तो उसको कहेंगे भूगर्भ शास्त्र। अब हम लोग को बात करना है भारत की संरचना, स्ट्रक्चर और रिलीफ के बारे में। तो संरचना शब्द सब लोगों ने सुना होगा, इस जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। आखिर पृथ्वी की संरचना कैसी है? कहीं पर्वत हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं झीलें हैं। यह है पृथ्वी की संरचना। एक शब्द आप लोगों ने नहीं सुना होगा जिसको बोलते हैं रिलीफ, या हिंदी में इसी को बोलते हैं क्या? उच्चावच। तो ये क्या है? तो ध्यान से सुनिए। एक बात बताइए, पृथ्वी पर आप कहीं भी देखिए तो पृथ्वी पर आप देखेंगे, किसी भी देश में चले जाइए तो सभी देशों के पास अपनी खुद की भूमि होती है। सभी देशों के पास अपना खुद का लैंड एरिया होता है जहां पर लोग निवास करते हैं। तो लैंड एरिया हो गया क्या? संरचना। और ये जो पृथ्वी बनी हुई है, ये पृथ्वी बेसिकली बनी किस चीज की हुई है? तो पहले पृथ्वी पर आप देखेंगे, आज जो आपको पृथ्वी पर मिट्टी दिखाई देता है, सॉइल दिखाई देता है, ये सॉइल निर्मित किस चीज से होता है? तो ये सॉइल देखेंगे तो ये सॉइल निर्मित होता है किससे? तो ये सॉइल निर्मित होता है चट्टान से। तो संरचना में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं? किसी भी देश में
जो वहां देश की संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसका निर्माण किससे हुआ है? चट्टान से हुआ है। तो संरचना में बेसिकली हम पढ़ते हैं किसको? चट्टान को। और उच्चावच की अगर बात करें कि रिलीफ क्या होता है, तो उच्चावच और रिलीफ में देखा जाए तो उच्चावच और रिलीफ में हम लोग पढ़ते हैं ये जो चट्टान बना है, इस चट्टान के स्लोप का अध्ययन करते हैं हम लोग। किसके बारे में? तो जो शब्द इसके लिए यूज किया जाता है उसको बोलते हैं रिलीफ, या उसी को बोलते हैं क्या? उच्चावच। क्लियर हो गया इतना? जैसे आप भारत में देखिए तो भारत में आप लोगों को हिमालय पर्वतमाला देखने को मिलता है। हिमालय पर्वतमाला, तो हिमालय पर्वतमाला में जो चट्टान है वो चट्टान कब बनी, कैसे बनी, और चट्टान की विशेषताएं। चट्टान कब बनी, ये चीज कैसे बनी, और इस चट्टान की विशेषताएं क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, इन चीजों का अध्ययन करते हैं हम लोग। किसमें? संरचना में। जैसे हिमालय पर्वतमाला का निर्माण कब हुआ, हिमालय पर्वतमाला का निर्माण कैसे हुआ, और हिमालय पर्वतमाला के चट्टानों की विशेषताएं क्या है, प्रॉपर्टीज क्या हैं, कि उसमें कौन सी चट्टान पाई जाती है, उनका रासायनिक संगठन क्या है, उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये सब सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी की संरचना में। और इन चट्टानों के ढाल का अध्ययन करते हैं, स्लोप का अध्ययन करते हैं, ढाल का अध्ययन करते हैं। किसमें? तो ढाल का अध्ययन करते हैं हम लोग उच्चावच में। अगर भारत की संरचना की बात करें दोस्तों, तो भारत की संरचना को हम लोग किन आधारों पर पढ़ते हैं? तो भारत की संरचना को हम लोग भूविवर्तनिकी और भूगर्भिक विशेषताओं के आधार पर पढ़ते हैं। भूविवर्तनिकी मतलब होता है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं जियोटेक्टोनिक। अंग्रेजी में भूविवर्तनिकी को क्या बोलते हैं? तो अंग्रेजी में भूविवर्तनिकी को जियोटेक्टोनिक कहा जाता है, जियोटेक्टोनिक। और भूगर्भिक विशेषता की बात करें तो इसको बोलते हैं जियोलॉजिकल प्रॉपर्टी। भूगर्भिक को क्या बोलेंगे? तो भूगर्भिक को बोलते हैं जियोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो भारत की संरचना को बेसिकली हम इन्हीं भूविवर्तनिकी और भूगर्भिक विशेषताओं के आधार पर पढ़ने और समझने का काम करते हैं। बेसिकली संरचना में हम लोग को, मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि संरचना में हम लोग को पढ़ना क्या है, तो संरचना में हम लोग को पढ़ना है चट्टान के बारे में, चट्टान के बारे में। और चट्टान किस प्रक्रिया से बना? भूविवर्तनिकी प्रक्रिया से बना, और उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, यही पढ़ते हैं हम लोग। किसके बारे में? भारत में संरचना के बारे में। भूविवर्तनिकी के आधार पर भारत की जो संरचना है, इस संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान से समझिएगा। किसके आधार पर? अगर बात करें भूविवर्तनिकी के आधार पर, तो भूविवर्तनिकी के आधार पर भारत को 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान से सुनिएगा। पहला भाग जो है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? उत्तर के पर्वत। उत्तर के पर्वत पहला भाग जो है उसको बोलते हैं उत्तरी पर्वतमाला, इसी को कह लीजिए, या उत्तर की पर्वत श्रृंखला इसी को कह लीजिए, या सिंपली इसको उत्तर के पर्वत कह लीजिए। दूसरा इसको बांटते हैं भूविवर्तनिकी के आधार पर, जिसको बोलते हैं मध्यवर्ती मैदान, जिसको बोलते हैं मध्यवर्ती मैदान। और तीसरा भाग जो है मेरे प्यारे बच्चों, पहला भाग क्या था? उत्तर के पर्वत। दूसरा क्या है? मध्यवर्ती मैदान। दूसरा क्या था? मध्यवर्ती मैदान। और तीसरा बोला जाता है इसी को प्रायद्वीपीय भारत। क्या बोल देते हैं इसी को? प्रायद्वीपीय भारत। इधर आपको हिमालय पर्वतमाला देखने को मिलता है ऊपर की तरफ। यहां आप देखिए जरा, इस जगह से लेकर के उत्तर में जम्मू कश्मीर में, यहां से लेकर के और पूरा ध्यान से समझेंगे जरा, उत्तर में हिमालय पर्वत की अगर बात करें तो ये उत्तर में हिमालय पर्वत आरंभ होता है कहां? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर से आरंभ होकर के ये नेपाल होते होते ये भारत के पूर्वी प्रदेशों में जाता है, और वहां से म्यांमार में जाता है, और म्यांमार से पूरा इस तरह से अंडमान निकोबार में भी चला जाता है। जो अंडमान निकोबार में द्वीप हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, जो अंडमान निकोबार में जो द्वीप समूह है वो इसी हिमालय पर्वतमाला का क्या है? इसी हिमालय पर्वतमाला का आप देखेंगे तो इसी हिमालय पर्वतमाला का विस्तार है।
कौन? तो इसी हिमालय पर्वतमाला का विस्तार है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो किया क्या गया, जो भूविवर्तनिकी के आधार पर भारत को बांटा गया वो 3 हिस्सों में बांटा गया। उत्तर के पर्वत, तो उत्तर के पर्वत का हिस्सा जो माना गया, ये पूरा का पूरा हिस्सा जम्मू कश्मीर से लेकर के और पूरा हिमाचल प्रदेश आ जाइए, उत्तराखंड आ जाइए, जहां जहां हिमालय पर्वतमाला का विस्तार है, इसी को बोल दिया गया क्या? उत्तर के पर्वत श्रृंखलाएं। इसी को बोल दिया गया क्या? उत्तर की पर्वत श्रृंखला। इधर भी ये पूरा का पूरा एरिया आप देखेंगे इधर, तो ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा आपका है उत्तर के पर्वतीय मैदान। ये अंडमान निकोबार भी इसी का हिस्सा है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया इतना? उसके बाद दूसरा भाग किया गया मध्यवर्ती मैदान के बारे में। तो मध्यवर्ती मैदान को देखेंगे तो यहां आप इसके ऊपर चले जाए गुजरात वाले हिस्से में, और इसके ऊपर जो ये स्ट्रक्चर है आपका, ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा, इसको बोला गया क्या? इसको बोला गया मध्यवर्ती मैदान। इस मैदान का निर्माण आप देखेंगे तो बहुत सारी नदियों के द्वारा किया गया है, इसी को मध्यवर्ती मैदान के नाम से जाना जाता है। ध्यान से समझिएगा, इसको क्या बोल दिए? इसको बोल दिए मध्यवर्ती मैदान। क्लियर हो गया इतना? और ये जो तीसरा प्रायद्वीपीय भारत है, ये पूरा का पूरा दक्षिण भारत का जो हिस्सा है, इसको बोला गया क्या? प्रायद्वीपीय भारत। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र कहलाया गया क्या? ये कहलाया गया प्रायद्वीपीय भारत। अब एक चीज जरा समझ लीजिए कि आप लोग भारत के पश्चिम में यहां पर एक द्वीप समूह देखते हैं। यहां पर एक द्वीप समूह देखते हैं, जिस द्वीप समूह का नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप। और अगर हम बात करें भूविवर्तनिकी के आधार पर, तो भूविवर्तनिकी के आधार पर इस लक्षद्वीप को, भूविवर्तनिकी के आधार पर इस लक्षद्वीप को आप देखेंगे तो माना गया है पार्ट किसका? प्रायद्वीपीय भारत का। ध्यान से समझ लीजिएगा, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। भूविवर्तनिकी के आधार पर देखा जाए तो भूविवर्तनिकी के आधार पर इस पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट माना गया है किसे? इस लक्षद्वीप को। तो अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछ दे कि बताइए भूविवर्तनिकी के आधार पर लक्षद्वीप किसका हिस्सा है, तो भूविवर्तनिकी के आधार पर लक्षद्वीप को देखेंगे तो लक्षद्वीप पार्ट है किसका? प्रायद्वीपीय भारत का। अगर आपसे पूछे कि बताइए भूविवर्तनिकी के आधार पर ये जो मध्यवर्ती मैदान है, ये मध्यवर्ती मैदान किस चीज से बना है? तो ये मध्यवर्ती मैदान बना है नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से। नदियां अपने साथ बहुत सारी मात्रा में कंकड़, पत्थर, मिट्टी ये पहाड़ों से काट करके ले आई और इस क्षेत्र में जमा कर दी। इसी को बोल दिया गया क्या? आपका मध्यवर्ती मैदान। क्लियर हो गया इतना? मध्यवर्ती मैदान। अब आपसे पूछा जाए सवाल कि बताइए भूविवर्तनिकी के आधार पर भारत की संरचना का विभाजन किसने किया? तो भूविवर्तनिकी के आधार पर भारत की संरचना का जो विभाजन था वो जिस व्यक्ति ने किया था उनका नाम था प्रोफेसर वाडिया। प्रोफेसर वाडिया ने भारत की संरचना को भूविवर्तनिकी के आधार पर आप देखेंगे तो 3 भागों में डिवाइड किया। पहला भाग उत्तर के पर्वतीय श्रृंखलाएं, दूसरा भाग क्या बोलिए? मध्यवर्ती मैदान, और तीसरा भाग इन्होंने बताया क्या? प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया। और इनके हिसाब से जो ये लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप किसका पार्ट है? तो लक्षद्वीप पार्ट है पेनिनसुलर इंडिया का, प्रायद्वीपीय भारत का। और प्रोफेसर वाडिया के अनुसार अंडमान निकोबार जो है ये हिस्सा है किसका? हिमालय पर्वतमाला का। अच्छा, कैसे इन्होंने ये पता लगाया कि पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है लक्षद्वीप और इस हिमालय पर्वतमाला का पार्ट है अंडमान निकोबार? तो इनकी जो भूगर्भिक संरचना है, चट्टानों की जो संरचना है, वो यहाँ की जो चट्टानें हैं और यहाँ की जो चट्टानें हैं वो एक तरह की हैं। इसलिए इन्होंने कह दिया इनकी संरचना समान है, इसलिए हिमालय पर्वतमाला की ही चट्टानें हैं। और लक्षद्वीप में जो चट्टानें हैं और पेनिनसुलर इंडिया में जो चट्टानें हैं उनकी संरचना, जियोलॉजिकल प्रॉपर्टी सेम है, इसलिए बोल दिया गया कि ये लक्षद्वीप किसका हिस्सा है? तो ये लक्षद्वीप
प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। फिजियोग्राफिक शब्द दिया था HUXLEY, फिजियोग्राफिक शब्द दिया था हक्सले ने। एग्जाम में पूछता है कि फिजियोग्राफिक शब्द किसने दिया, तो फिजियोग्राफिक शब्द दिया था हक्सले ने। अब जरा ध्यान से सुनिए, फिजियोग्राफिक का मतलब क्या होता है, भौगोलिक का मतलब क्या होता है ना। तो इसको कहते हैं फिजियोग्राफिक को, इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ सेम एज रॉक्स। रॉक मतलब चट्टान, तो अगर समान उम्र की चट्टानें हैं उनका अध्ययन आप कर रहे हैं, उसी को कहते हैं फिजियोग्राफिक। उन्हीं को क्या बोलते हैं, फिजियोग्राफी। समान आयु की चट्टानों का अध्ययन करना है किसमें, भौगोलिक विभाजन में। और इन्हीं के आधार पर भारत का भौगोलिक विभाजन अगला किया गया। ध्यान से सुनिएगा, इसी के आधार पर भारत का अगला भौगोलिक विभाजन किया गया था समान आयु की चट्टानों के अध्ययन के आधार पर। और दो व्यक्ति थे, एक का नाम था कृष्णन और एक का नाम था चटर्जी। ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है, एक व्यक्ति है कृष्णन और एक व्यक्ति है जिनका नाम है चटर्जी। ध्यान से सुनिएगा, कृष्णन और चटर्जी। कृष्णन और चटर्जी ने जो भारत का भौगोलिक विभाजन किया, तो इन्होंने भारत को 5 भागों में डिवाइड किया। ध्यान से समझ लीजिए, कृष्णन और चटर्जी ने भारत का भौगोलिक विभाजन चट्टानों की संरचना के आधार पर आप देखेंगे तो 5 भागों में किया। कितनों भागों में बांटा कृष्णन और चटर्जी ने, तो कृष्णन और चटर्जी ने भारत के भौगोलिक प्रदेश को 5 भागों में बांटा। जरा समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भारत के भौगोलिक प्रदेश को इन लोगों ने क्या किया, तो भारत के भौगोलिक प्रदेश को इन लोगों ने 5 भागों में बांट दिया। किसने, कृष्णन और चटर्जी ने। ध्यान से सुनिए, इन्होंने वही फंडा अपनाया, किसका, प्रोफेसर वाडिया वाला, वही फंडा अपनाया इन लोगों ने। और किया क्या, तो इन लोगों ने भी वही काम किया कि जो उत्तर का पर्वतमाला था, पहले भाग को इन लोगों ने भी क्या कहा, उत्तरी पर्वत श्रृंखला। दूसरा पार्ट इन्होंने भारत के भौगोलिक विभाजन में मध्यवर्ती मैदान, वही सेम बात बताई, मध्यवर्ती मैदान। तीसरा पार्ट इन्होंने बताया भारत के भौगोलिक विभाजन में, जिसको बोला तटीय मैदान। चौथा पार्ट इन्होंने विभाजित किया भारत को, जिसका नाम रखा क्या, द्वीप समूह, जिसको आप लोग बोलते हैं। तो चौथे पार्ट में इन्होंने रख दिया द्वीप समूह। 5वां डिवीजन इन्होंने किया और नाम रखा प्रायद्वीपीय पठार। तो अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछ दे कि बताइए निम्नलिखित में से किसने भारत को 5 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा, तो भारत को 5 भौगोलिक प्रदेशों में बांटने वाले व्यक्ति का नाम है, मैंने बताया था आप लोग को, नाम है उनका कृष्णन और चटर्जी। 2 व्यक्ति थे, एक का नाम है कृष्णन और एक का नाम क्या है, चटर्जी। याद रखिएगा, कृष्णन और चटर्जी। पहले भाग को इन्होंने उत्तरी पर्वत श्रृंखला कहा, दूसरे भाग को इन्होंने वही सेम विभाजन है, ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा नंगा पर्वत से लेकर के यहाँ नामचा बरवा पर्वत तक, और पूरा ये वाला हिस्सा अंडमान निकोबार तक, तो इसको बोल दिया उत्तरी पर्वत श्रृंखला। दूसरा भाग वही यहाँ पे बता दिया, जिसको बोल दिया मध्यवर्ती मैदान। तीसरा भाग इन्होंने जो डिफरेंट बताया, वो बताया तटीय मैदान। मतलब यहाँ पर पश्चिमी घाट पर देखेंगे आप, पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी तट पर भारत के, तो यहाँ पर इन्होंने नदियों के द्वारा जो तट बनाया गया है, किनारे किनारे नदियां अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेकर के जाती हैं, बहुत सारा मिट्टी लेकर के जाती हैं। तो जब नदियां ऊंचाई से नीचे की तरफ आती हैं, तब तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करती हैं, ज्यादा से ज्यादा अवसाद तेजी से बहा करके ले जाती हैं। लेकिन जब नदियां समुद्र में मिलने वाली होती हैं, तो उनके पास इतनी गति नहीं रह जाती है पानी में कि वो क्या करें, अवसाद को समुद्र में ले जाकर गिरा दें। तो इसीलिए वो क्या करती हैं, अपने मुहाने पर, जहां पर नदी समुद्र में मिलने वाली होती है उसको बोलते हैं मुहाना, तो वहां मुहाने पर बहुत सारा अवसाद जमा कर देती हैं और वहां पर बन जाता है तट। तो इसीलिए इन्होंने बोला तीसरा विभाजन तटीय मैदान, और ये तटीय मैदान दोनों तरफ बना हुआ है, भारत के पूर्व में भी और भारत के पश्चिम में भी, इसी को बोला इन्होंने तटीय मैदान। चौथा विभाजन इन्होंने अलग से कर दिया, द्वीप समूहों को अलग कर दिया इन्होंने, अंडमान निकोबार, और इधर हो गया क्या, तो इधर हो गया आपका
क्या, लक्षद्वीप, जो मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं। अंडमान निकोबार के बारे में डिटेल में बताया मैंने, और लक्षद्वीप के बारे में भी मैंने डिटेल में आप लोग को मैं बता चुका हूं। पांचवा विभाजन इन्होंने वही किया प्रायद्वीपीय भारत का, ये वाला हिस्सा। तो पांचवा विभाजन जो इन्होंने बताया वो वही बताया जो पहले पार्ट में प्रोफेसर वाडिया ने भी बताया था। तो इस तरह से देखेंगे कि कृष्णन और चटर्जी ने पूरे के पूरे भारत को 5 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को 6 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछ दे कि निम्नलिखित में से किसने भारत को 6 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है, तो एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था स्पेट, जिसका नाम क्या है, स्पेट। तो स्पेट ने भारत को 6 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। कितने भौगोलिक प्रदेशों में? 6 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। किसने? स्पेट ने। क्या? तो छठवां एरिया बता दिया इन्होंने, इधर वाला हिस्सा जो राजस्थान में सेमी एरिड एरिया, अर्ध शुष्क क्षेत्र, इन्होंने जो छठवां जोड़ दिया इसी में, उसमें जोड़ दिया इन्होंने अर्ध शुष्क क्षेत्र के बारे में। तो छठवां विभाजन स्पेट ने क्या कर दिया? छठवां विभाजन अर्ध शुष्क क्षेत्र जोड़ दिया। तो आपसे एग्जाम में पूछता है सवाल कि बताइए भारत को 3 भौतिक प्रदेशों में किसने बांटा? तो पहला नाम आएगा प्रोफेसर वाडिया का। फिर पूछेगा बताइए भारत को 5 भौगोलिक प्रदेशों में किसने बांटा? तो आपका उत्तर होगा चटर्जी और कृष्णन ने। फिर उत्तर सवाल पूछेगा भारत को 6 भौगोलिक प्रदेशों में किसने बांटा? तो आपका उत्तर होगा स्पेट ने। अब हम लोग को पढ़ना क्या है? अब हम लोग को इन्हीं भारत के भौगोलिक विभाजन के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोग सबसे पहले हिमालय पर्वतमाला के बारे में बात करेंगे। और हिमालय पर्वतमाला से स्टार्ट करके हम लोग ये सारे के सारे तटीय मैदान और पूर्वी घाट पर जो पर्वत हैं, पश्चिमी घाट पर जो पर्वत हैं, अरावली पर्वतमाला जो है, इस सारी चीजों की चर्चा हम लोग भारत के इस भौगोलिक विभाजन वाले चैप्टर में करेंगे। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी थी वो मैंने आप लोग को बता दी। जब हम चट्टानों की बात करेंगे, जब हम हिमालय पर्वतमाला की बात करेंगे, तो वहां पर हम लोग कुछ शब्द यूज करेंगे, कुछ शब्दावलियां यूज करेंगे। जो बेसिक बात है, जो आपको जानना आवश्यक है, उसमें सबसे पहला शब्द आता है जिसको हिल कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं। नाम सुना होगा आप लोगों ने, हिल का नाम सुना होगा, पहाड़ी का नाम सुना होगा। लेकिन पहाड़ी कहते किसको है? अगर आपसे पूछा जाए कि किसको पहाड़ी कहेंगे, मान लीजिए ये कोई एक पर्वत है, 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 ये कोई पर्वत है, तो अब इसमें पहाड़ी किसको कहेंगे और पर्वत किसको कहेंगे? पहाड़ी और पर्वत में अंतर क्या होता है, ये समझना आवश्यक है। तो ध्यान से समझ लीजिए, अगर कहीं शब्द दिखे आपको पहाड़ी, तो एक चीज समझ जाइएगा, अगर ऊंचाई 300 से लेके 1000 मीटर तक है, अगर किसी ऊंचे क्षेत्र की ऊंचाई आप देखिए तो 300 से लेकर के 1000 मीटर तक है, तो उस पूरे क्षेत्र को आप लोग पहाड़ी कहते हैं। तो पर्वत की बात करें तो अगर ऊंचाई 1000 मीटर से ज्यादा हो, अगर ऊंचाई 1000 मीटर से ज्यादा है तो उसको आप लोग क्या कहेंगे? तो उसको आप लोग पर्वत कहेंगे। अगर चट्टानों की ऊंचाई 1000 मीटर से क्या है? ज्यादा है, तो उसको क्या कहेंगे? पर्वत। प्लस इसमें एक और चीज होना चाहिए, जो ऊपर का शिखर है, जिसको आप लोग सबसे टॉप मोस्ट चोटी कहते हैं, ये लिखा हुआ मैंने आप लोग को, पीक, चोटी। तो अगर पर्वतों का सबसे ऊपरी भाग जिसे आप लोग चोटी कहते हैं, वो कैसा होना चाहिए? वो पिरामिड के आकार का होना चाहिए। ये इस तरह से पॉइंटेड होना चाहिए, पिरामिड के आकार का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पॉइंटेड होना चाहिए। उसे आप लोग कहेंगे क्या? पर्वत। तो अगर ऊंचाई 1000 मीटर से ज्यादा है और क्या है? पिरामिड के आकार का है उसकी चोटी, तब उसको आप क्या कह देंगे? उसको कह देंगे पर्वत। किसको कहेंगे? पर्वत श्रेणी। किसको कहेंगे? पर्वत श्रेणी। तो पर्वत श्रेणी जब बहुत सारे पर्वत एक साथ हो, जब बहुत सारे पर्वत एक साथ हो, तो इसको कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ हिल। पर बहुत सारे पर्वतों का क्या हो? समूह हो, बहुत सारे पर्वतों का समूह हो, प्लस उनका जो उम्र है वो एक समान हो,
बहुत सारे पर्वत हो कहीं पर एक साथ और उनका जो जन्म की तिथि है वो एक समान है, मतलब सेम एज के हैं। क्या है? सेम एज के हैं, सेम एज के हैं। ग्रुप ऑफ हिल है, बहुत सारी चोटियां हैं और समान उम्र की हैं, प्लस उनका जो ऊंचाई है, उनका जो ऊंचाई है ये वाला हिस्सा, इसको स्काई लाइन कहते हैं, इसको स्काई लाइन कहते हैं। तो अगर चोटियों की ऊंचाई एक समान है जिसको स्काई लाइन कहते हैं, प्लस बहुत सारी चोटियां हैं, प्लस उनकी उम्र समान है, तो उसको आप लोग क्या कहेंगे? पर्वत श्रेणी। जैसे अरावली पर्वत श्रेणी, जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे इसमें? अरावली पर्वत श्रृंखला। आप याद रखिए अरावली पर्वत श्रेणी, याद रखिएगा इसको। एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है माउंटेन रेंज का, पर्वत श्रेणी का। तो माउंटेन चैन पर्वत श्रृंखला किसको कहते हैं? ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई एक पर्वत है, ये कोई एक पर्वत है, इसी के समानांतर एक और पर्वत है, इसी के समानांतर, इसी के समानांतर एक और पर्वत है। तो बहुत सारे पर्वतों का समूह है और ये पर्वत एक दूसरे के समानांतर अवस्थित हैं। ये पर्वत एक दूसरे के समानांतर अवस्थित हैं, तो उन्हीं को कहते हैं पर्वत श्रृंखला। बहुत सारे पर्वत हैं और ये सारे पर्वत एक दूसरे के समानांतर। जैसे बेस्ट एग्जांपल है हिमालय पर्वत श्रृंखला। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद वृहद हिमालय, वृहद हिमालय के बाद मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद लघु हिमालय। तो इसी को बोल देते हैं क्या? पर्वत श्रृंखला। याद रखिएगा, बहुत सारे पर्वत एक दूसरे के समानांतर अवस्थित हैं, तो उसी को बोल देते हैं क्या? पर्वत श्रृंखला। अब ये ध्यान से सुनिए, पठार किसको कहते हैं? तो पठार आप देखेंगे तो पठार को सिंपली समझना है तो आप समझ जाइए कि आप एक टेबल ले लीजिए, घर का टेबल जिस पर सामान वगैरह रखते हैं। तो जमीन से ऊंचा लेकिन पर्वतों से छोटा, जमीन से ऊंचा लेकिन पर्वतों से छोटा, उसको बोलते हैं पठार। और इसका जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा ये वाला एरिया देखेंगे तो ये पिरामिड जैसा नहीं होता है, ये समतल होता है। तो आप कहेंगे कि जमीन से ऊंचा उठा हुआ भाग लेकिन ऊपरी हिस्सा कैसा हो? समतल हो, उसे कह देते हैं क्या? उसे कह देते हैं पठार। अब देखिए जरा, एक शब्द यूज होता है चोटी। चोटी किसे कहते हैं? तो पर्वतों का सबसे ऊपरी बिंदु जो पिरामिड के आकार का होता है उसी को कहते हैं चोटी। कार्डिलेरा किसे कहेंगे? तो बहुत सारे पर्वतों का समूह, बहुत सारे पर्वतों का समूह कहीं पर है लेकिन वो एक दूसरे के समानांतर नहीं है, अलग अलग फैला हुआ है। जैसे मान लीजिए कार्डिलेरा किसको कहेंगे? मान लीजिए एक पर्वत ये है, एक पर्वत ये है, एक पर्वत इस तरह से यहां फैला हुआ है, एक पर्वत कुछ इस तरह से यहां फैला हुआ है, एक पर्वत कुछ इधर है, एक पर्वत इधर है, एक पर्वत कुछ इस तरह। बहुत सारे पर्वतों का समूह है लेकिन एक दूसरे के समानांतर नहीं है, इसको कह देते हैं कार्डिलेरा। कहीं भी शब्द यूज हो कार्डिलेरा तो आप समझ जाइएगा कि बहुत सारे पर्वतों का समूह है लेकिन ये पर्वत एक दूसरे के समानांतर अवस्थित नहीं है, इसी को कहते हैं कार्डिलेरा। एक शब्द आता है कटक, रिज। तो कटक की अगर बात करें तो कटक भी पर्वत हैं लेकिन ये कटक महासागरों में पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर में आप देखेंगे मिड अटलांटिक रिज महासागरी कटक पाया जाता है अटलांटिक महासागर में। तो कटक शब्द जब कभी यूज हो तो याद रखिएगा ये पृथ्वी पर नहीं महासागर में पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? कटक। क्लियर हो गया दोस्तों? तो बहुत बढ़िया, आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। इसके बाद से हम लोग हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरह से हिमालय पर्वतमाला का विस्तार है, बहुत डिटेल में पूरे के पूरे हिमालय पर्वतमाला को हम कवर करेंगे। आज थोड़ा सा बैकग्राउंड था जो मैंने आप लोग को बता दिया। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।